सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सेल यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम सभी कवर करेंगे, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल हो या फिर साइटोप्लाज्म हो या फिर वो कोई भी टॉपिक हो, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग उनके नोट्स को देखेंगे। उसके बाद मैं इसे एक बार समराइज़ करूँगा, तो इसे तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा इस पार्ट को। और उसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसका सलूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर? तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर 5 नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमारी जो पहली हेडिंग आ जाती है वो है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी किस चीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। देखिए, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लीजिए ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है? एक सेल का बना होता है। एक कोई भी छोटी सी यूनिट होती है यदि सेल का, तो उससे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। और यदि हम लोग बात करते हैं सेल की, तो आप लोग जैसा कि इसे देख सकते हैं, ये ओनियन पील का एक शेल है। ठीक, तो यहाँ पे ढेर सारी सेल्स हैं और इन सभी कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं टिश्यू, जिन्हें कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसका ये जो पॉइंट आ जाता है ये है न्यूक्लियस, और ये सभी हैं यहाँ पे सेल्स। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे। यहाँ तक क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोगों ने देखा कि जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? वो सेल से बने होते हैं। तो जब वो सेल से बने होते हैं तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब हम लोग बात करेंगे उसी की। देखिए, जितने भी सेल होते हैं वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। सेल कभी भी किसी भी शेप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि सेल हमारे ओवल भी हो सकते हैं, सेल रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, सेल सर्कुलर भी हो सकते हैं, सेल किसी भी शेप में हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये है नर्व सेल, ये है फैट सेल, ये है बोन सेल, ये है ब्लड सेल्स। तो इसी प्रकार से सेल हमारा किसी भी शेप में हो सकता है। अब आप बात कर लेते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। देखिए, जो सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेल होता है उसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया था। और ध्यान रहे कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर्ड किया था वो थी डेड सेल, और उसके बाद जो लिविन हॉक ने 1674 में डिस्कवर किया वो थी हमारी लिविंग सेल। इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था लेवन हॉक ने, और रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल। अब बात कर लेते हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी 1838 में शिल्डन और 1839 में श्वान, दो दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने ये कहा था कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से ही बने होते हैं, यानी कि उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? उनकी बेसिक यूनिट सेल ही होती है। क्लियर? और उसके बाद इस सेल थ्योरी को फिर से क्या किया गया? रिफाइन किया गया विर्कोव के द्वारा। फिर इन्होंने ये कहा कि जो सभी सेल हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। क्लियर? समझ में आए? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आप लोग कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलिए। मुझे उम्मीद आप लोग आ रहा होगा। देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। मैंने अभी भी बताया है, तो आप लोग एक बार उसे अपने दिमाग में ज़रूर सोच लीजिए। उसके बाद व्हाट इज वाई सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया है। देखिए, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ये है हमारी नेक्स्ट रीडिंग। तो यहाँ पे सेल किस चीज़ की बनी होती है? देखिए, जिस प्रकार से हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, उसी प्रकार से सेल भी कई प्रकार के कंपोजिशन से बनी होती है। जैसे कि जो सेल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है, सेल ऑर्गेनेल से बनी होती है, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस से बनी होती है, साइटोप्लाज्म से बनी होती है। तो इन सभी को अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? मान लीजिए ये कोई यदि सेल है तो इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने में से सिर्फ कुछ ही मटेरियल को अंदर जाने का अलाउ करती है और बाहर भी जाने को अलाउ करती है, इसीलिए हम लोग इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसीलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल के आउटर इन्वायरमेंट से सेल को अलग रखती है। जैसे कि यदि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती तो सेल पूरा इस इन्वायरमेंट में घुल मिल जाती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसे आउटर इन्वायरमेंट से अलग कर रही है। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ना? हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग बात करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि लेस। हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस होता है, आप लोग लिख लीजिए। तो जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहें तो आपको समझ जाना है कि मतलब सेल को जिस इन्वायरमेंट में रखा गया है वो वाला इन्वायरमेंट क्या है, उसमें लेस डेंसिटी है। ठीक, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? मतलब कि जो सराउंडिंग मीडियम है सेल का उसके पास हायर कंसंट्रेशन है सेल के कंपैरिजन में, मतलब कि सेल में कम पानी है। अब यदि देखिए, हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि कम। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, आइसो मतलब बराबर। तो हाइपो मतलब कि सेल में वाटर कम है या फिर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। और हाइपर मतलब क्या हुआ? हाइपर मतलब हुआ कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आइसो मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और आउटर इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन सेम है। तो यही था हाइपोटोनिक, हाइपरटेनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद आप लोग से ये समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। देखिए, कोई भी सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। मान लीजिए ये कोई अगर प्लांट सेल है तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यदि हम लोग बात करते हैं इस वाली लेयर की तो ये आ जाती है इसकी सेल वॉल। तो प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो हमेशा इसके बाहर पाई जाती है। क्लियर? मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब कि जो सेल वॉल होती है वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो सेल वॉल होती है ये काफ़ी रिजिड होती है। और सेल वॉल की यदि हम लोग कंपोजिशन बात करें तो ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को नोट कर लेना है। और सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। या ये यदि कोई सेल है तो इसके एकदम सेंटर में क्या लोकेटेड होगा? हमारा न्यूक्लियस लोकेटेड होगा। और न्यूक्लियस की इसके साथ साथ कई और भी खासियत है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को सेल वॉल और न्यूक्लियस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो बहुत ही अच्छी बात, यदि नहीं आया है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि हम लोग इसके आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है उसके पास में। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, जैसे कि सेल के पास एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी प्रकार से डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग का मतलब कि उसके आसपास कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है। क्लियर? उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म बहुत ईजी होता है। देखिए, साइटोप्लाज्म को हमने 8th में भी पढ़ा था। तो साइटोप्लाज्म जो होता है मतलब कि यदि कोई भी ये सेल है तो इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, मतलब कि जो वहाँ पे लिक्विड आप लोग कह सकते हैं पाया जाता है, या फिर वहाँ जो तरल पदार्थ वहाँ पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए, जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है इससे हमने हमने अभी अभी भी इसके बारे में पढ़ा। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं
जिस प्रकार से हमारे पास हमें भगवान ने क्या दिए हैं, हमें ईश्वर ने क्या दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, इन सभी का अलग अलग कार्य है। उसी प्रकार से सेल के पास भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल होते हैं, इनका अलग अलग क्या होता है, कार्य होता है। जो उसमें जो पहला आ जाता है वो आ जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग ईआर भी कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, और इसके साथ साथ ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में भी वर्क करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हुआ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक एनिमल सेल है, इसमें मैंने आपको दिखा दिया है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में। तो ये जो होता है, इसे कैमिलो गोल्गी ने पहले हमारे सामने क्या किया था, लाया था, प्रस्तुत किया था। और इसके साथ साथ जितने भी मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिंथेसाइज होते हैं, वो पैक्ड और डिस्पैच होने के बाद यहाँ पे आते हैं। फिर वहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का काम ये यहाँ पे क्या करता है। जैसे कि कोई भी अगर यदि मटेरियल आए तो उसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का काम ये करता है। और इसके साथ साथ ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। जो लाइसोसोम्स होते हैं, इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी पूरी सेल को ये लोग क्या, लाइसोसोम जो होता है वो क्या कर देता है, चीव कर देता है, यानी कि पूरी सेल को ही खा जाता है। लाइसोसोम्स ऐसा करने के लिए इसलिए एलिजिबल होता है क्योंकि इसके पास काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके पास दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। कितनी मेम्ब्रेन कवरिंग होती है? बोलिए। दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। क्लियर। और इसकी ये क्या करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके पास इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। क्लियर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके पास इसकी खुद की भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो होती हैं, वे सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। और प्लास्टिड्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो एक पिगमेंट रखते हैं अपने अंदर, मतलब कि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उनके अंदर क्लोरोफिल नाम के एक पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में। क्लियर। उसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसका जो काम होता है वो होता है कि मतलब कि जितने भी प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि स्टार्च हुआ, ऑयल हुआ और प्रोटीन ग्रेन्यूल हुआ, इसे स्टोर करने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को प्लास्टिड्स भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बात करते हैं वैक्यूल। तो जो वैक्यूल होता है वो स्टोरेज के लिए काम होता है, मतलब कि जो वैक्यूल का काम होता है, मान लीजिए कोई एक सेल है, तो यहाँ पे वैक्यूल का जो काम होता है वो होता है स्टोरेज के लिए। और जो वैक्यूल होता है वो 50 to 90% स्पेस को भी कवर कर सकता है किसी सेल में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए वैक्यूल किसी भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कभी कभी फूड स्टोरेज भी कहा जाता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन देखिए, कोई भी यदि चीज़ है हमारे आसपास में, तो वो डिवीजन क्यों करती है? ताकि उसके ऑफस्प्रिंग आ सकें, उसके जैसा आ सके, वहाँ पे उसकी जाति की वृद्धि हो सके। इसी तरह से सेल भी क्या करती है, डिवीज़न करती है। सेल की डिवीज़न करने के दो तरीके होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। जो माइटोसिस होता है उसमें होता ये है कि जो जितने क्रोमोसोम्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल के पास हैं, उतने ही क्रोमोसोम्स उसके डॉटर सेल के पास भी होंगे।
जबकि मियोसिस में जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल के पास हैं उसके हाफ ही होते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेल डिवीजन या और माइटोसिस और मियोसिस समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब क्वेश्चन के डिटेल के बारे में, तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।